Welcome back students. Today we are going to start new topic, that is solution of a system of linear equation. So student, system of linear equation में आपको जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में गिवन होगी ax इज इक्वल्स टू b. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. अगर तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, दैट मीन्स जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा. और यूनिक सोल्यूशन को हम कंसिस्टेंट सिस्टम, अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है तो हम ये कहते हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है. ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या वो कंसिस्टेंट है. तो कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से करेंगे. अगर तो डिटर्मिनेंट का आंसर जो है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है तो अब हम कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है. ठीक है, और क्या है हमारे पास सेकंड थिंग क्या आती है, वो यूनिक सोल्यूशन हमें देता है. अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो हमें ये यूनिक सोल्यूशन देता है. अगर तो डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो हम कह नहीं सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. उसके लिए हमें फर्दर चेक करना पड़ता है कि वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है. तो उसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे. एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. ओके, अगर तो वो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ रहा है मेरे पास, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आएगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा. उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता दैट मीन्स क्या आएगा, नो सोल्यूशन. अगर नो सोल्यूशन आ रहा है दैट मीन्स आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है. ओके, नाउ अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू ज़ीरो आ रही है दैट मीन्स आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं. और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं दैट मीन्स जो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या है, आपके पास कंसिस्टेंट हैं. तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हुई कि कब आपके पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आएगा और कब आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और कब नहीं करेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट. तो हम इसको बेटर है प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा. तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1. इसमें क्या है मेरे पास क्वेश्चन है, चेक द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बाय मैट्रिक्स मेथड. तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स मेथड बोला है. तो मैट्रिक्स मेथड में हम दैट मीन्स कि मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. आपने एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स इन क्लास 10th. तो आपने क्लास 10th में भी इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं जहाँ पे आपको सोल्यूशन बताने होते थे कि नो सोल्यूशन आ रहा है, कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है. जो आपके पास सोल्यूशन बन रहे हैं वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, तो आपने ये चीज़ें ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ी हुई हैं, तो वो हमने लीनियर इक्वेशन में की है. बट अब हम किस में करने लगे हैं, अब हम मैट्रिक्स मेथड में करने लगे हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपके पास 3 इक्वेशंस गिवन है. आप क्या चेक करोगे सबसे पहले कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है. ओके, तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशंस दी होंगी उससे हमने सबसे पहले मैट्रिक्स बनानी है. जो कॉफिशेंट है, x का कॉफिशेंट 2, y का कॉफिशेंट 3, z का कॉफिशेंट 3, ये हमारे पास रो 1 बनेगी. ठीक है, सेकंड इक्वेशन में जो x का कॉफिशेंट है वो 1 है, y का कॉफिशेंट -2 है और z का कॉफिशेंट 1 है. तो आएगा क्या आपके पास 1 - 2 और यहाँ पे 1 आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट x का कॉफिशेंट 3, y का कॉफिशेंट -1, z का कॉफिशेंट -2. बेटा ये चीज़ ध्यान रखना आप कि आपने सिर्फ कॉफिशेंट्स लेने हैं, गलती से x y z मत ले लेना, जैसे मैंने यहाँ पे z लिख दिया था. ओके, तो ये हमारे पास क्या है, कॉफिशेंट मैट्रिक्स है. ओके, उसको मैंने नेम दे दिया A. नेक्स्ट है हमारे पास जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स है 5 - 4 3, उसकी भी एक अलग से मैट्रिक्स बनाऊंगी और उसका नाम मैंने रख दिया है B. और वेरिएबल जो है, वेरिएबल x y z, उसकी भी मैं एक अलग से मैट्रिक्स बनाऊंगी, उसका नाम है मैंने रखा x. अब आपको मालूम है कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशंस को, है ना, मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे मैंने इसको क्या लिया, कॉलम मैट्रिक्स लिया. देखो x y z, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम इस कॉलम से, और थर्ड रो को इस मैट्रिक्स से जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वापस से यही इक्वेशंस बन के आएंगी. ठीक है, ओके.
ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला है। डिटर्मिनेंट देखो मेरे पास क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट निकाला है मैंने सबसे पहले। डिटर्मिनेंट जो है मेरे पास आ रहा है 40 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। आप सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, मैंने फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड किया है। 2 है तो ये पूरा आपने कॉलम और ये रो स्किप कर देनी है, तो आपके पास वैल्यू क्या आएंगी, -2 -1 1 -2, ये सब मैट्रिक्स बनेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे -2 इंटू -2 क्या आएगा 4, देन सेंटर में प्लस का माइनस का साइन आता है, और इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, देन 1 इंटू 1 1, 4 + 1, तो 4 + 1 क्या आया हमारे पास 5। नेक्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग साइन लगेगा, +3 था, ये एलिमेंट तो हमारे पास प्लस है लेकिन पोजीशन वो नेगेटिव पे है, तो यहाँ पे आगे -3 आ जाएगा। आपने इस पूरे कॉलम और इस रो को क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। 1 इंटू -2 -1 इंटू 3, तो क्या आएगा -2 -3, देन प्लस पोजीशन पे बैठा ये 3 एलिमेंट, तो प्लस आएगा साइन बाहर। आपने इस कॉलम और रो को निगलेक्ट कर देना है, इसको और इसको, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -1 + 6 आएगा। ओके, फिर आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 40 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है दैट मीन्स वो क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपके पास, आपको मालूम है कि जो नॉन सिंगुलर होती है वो हमेशा हमें क्या देती है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन देती है। ओके, दैट मीन्स गिवन सिस्टम हैज़ अ कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि इसके सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट सोल्यूशन भी तो हमें निकालने हैं कि सोल्यूशन है कौन से। अभी तक हमें तो सिर्फ यही पता लगा है कि सोल्यूशन जो है वो इस मैट्रिक्स के एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बेटर वर्ड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम इसको इसके सोल्यूशंस निकालते हैं। ओके, तो स्टार्ट आपने देखो कहाँ से करना है, आपने करना है x = A 1b। ठीक है, तो A इन्वर्स है सबसे पहले, मीन्स आपको A इन्वर्स निकालना होगा, है ना। A इन्वर्स निकालना आता है आपको, आपने क्या करना है, A इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया A इन्वर्स का, कि A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट A हमें मालूम है क्या होती है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर। तो हमने कोफैक्टर देखो मैंने यहाँ पे निकाला है C11 C12 C13 एंड C21, ये मैंने कोफैक्टर्स निकाले हैं। एक बार हम देख लेते हैं कोफैक्टर्स। मैं यहाँ पे साइड पे मैट्रिक्स लिख देती हूँ दोबारा से, 2 1 3 3 -2 यहाँ पे बेटा मैंने दोबारा से मैट्रिक्स लिख दी। ओके, अब मैं कोफैक्टर निकाल रही हूँ कौन सी पोजीशन का, 1 1 का। तो 2 के जो रो है और कॉलम है उसको मैंने क्या किया, निगलेक्ट। तो मेरे पास कौन सी सब मैट्रिक्स बन रही है, ये वाली। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू -2 4 आएगा, देन माइनस का साइन आएगा, फिर -1 इंटू 1 -1 विच इज़ 4 + 1 = 5। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। ओके, और पोजीशन चेक करो कौन सी थी, 1 1, इनको ऐड किया तो आ रहा है मेरे पास इवन नंबर। इवन नंबर आने के कारण बाहर कौन सा साइन आ रहा है, प्लस। ओके, फिर C12 पे चेक करते हैं। C12 पे क्या निकाला है हमने, 3 जो एलिमेंट है उसको, पूरी रो को और कॉलम को, ये कॉलम है और ये रो निगलेक्ट कर देंगे, 1 3 1 -2 1 3 1 -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, -2 इंटू 1 -2, माइनस का साइन, 3 इंटू 1 3, तो आंसर क्या रहा है -5। ओके, पर पोजीशन क्या है इसकी 1 2, विच इज़ आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद मेरे पास कौन सी टर्म आ रही है, 2 + 1 विच इज़ 3। 3 क्या है हमारे पास, ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर आ रहा है तो आप साइन कौन सा लगाओगे, माइनस का। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दोबारा से, इवन प्लस ऑड माइनस। इवन मैंने एग्जांपल ले लिया C11, तो ये इवन है 1 + 1, ठीक है। और यहाँ पे ऑड है, ऑड पे माइनस, यहाँ पे देखो C12 मीन्स 1 + 2 क्या है, 3। 3 मेरे पास ऑड है, ऑड आने के कारण माइनस का साइन,
माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या आ रहा है 5। ये वाला जो है आप अपने माइंड में रखना ट्रिक। C13 वैल्यू 13 पे क्या है 3, ये आपने पूरी कॉलम और रो निगलेक्ट करी, ये सब मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5, तो 3 + 1 क्या है हमारे पास 4 विच इज़ इवन नंबर, तो यहाँ पे प्लस का साइन आया। सिमिलरली आप C21 भी निकाल लेंगे। तो अब हम जस्ट ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनती है कोफैक्टर की। हम एक बारी कोफैक्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। C22 पे -13 आ रहा है, C23 पे 11, C31 पे 9, C32 पे 1, C33 पे -7। तो ये आपके कोफैक्टर्स बन रहे हैं। तो अब हमने इसकी जो मैट्रिक्स बनाई है वो देख लेते हैं। ये देखो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर की मैट्रिक्स ये लिख ली, उसका ट्रांसपोज क्या, तो ये मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं मैट्रिक्स के, तो मैंने क्या किया डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया। डिटर्मिनेंट से जब डिवाइड किया उस मैट्रिक्स को, तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, जो टर्म आ रही है वो किसकी आ रही है, इन्वर्स की। दैट मीन्स ये क्या है मेरे पास एक इन्वर्स मैट्रिक्स बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे ये पूछा गया था कि सोल्यूशन क्या है इसके। सोल्यूशन मीन्स XYZ की वैल्यू पूछी गई है मेरे से। फिर मैंने क्या करना है, A इन्वर्स और B इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आपके पास X मैट्रिक्स आएगी, वहाँ से आप कंपेयर करके X, Y और Z की वैल्यू निकाल सकते हो। A इन्वर्स मैट्रिक्स को मैंने पहले लिख लिया। B मैट्रिक्स मेरे पास 5 - 4 3 था। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। देखो बेटा, आप 40 को पहले मत अंदर लेके जाना, 40 आप बाहर रहने देना, नहीं तो आपका कैलकुलेशन जो है वो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद अगर नेसेसरी है तो 40 अंदर लेके जाओ, अदरवाइज़ क्योंकि आपने एक्स की सोल्यूशन निकालना है तो आप बेटर है कि आप अंदर ले जाओ, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ईजिली निकल आएंगे। ओके, देखो मैंने यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को क्या किया, मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 5 × 5 25, 3 × -4 -12, 9 × 3 27। सिमिलरली सेकंड रो को कॉलम के साथ करेंगे, थर्ड रो को कॉलम के साथ करेंगे, तो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, 40 को अंदर लेके जा रही हूँ। 40 से 40 डिवाइड हुआ 1, 40 80 को जब डिवाइड करेगा आंसर आएगा 2, 40 डिवाइड हो गए तो आंसर -1। तो यहाँ से कंपेयर करो, x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, आप किसी भी एक इक्वेशन, हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, किसी भी एक इक्वेशन में आप x, y, z की वैल्यूज़ पुट कर दोगे। पुट करने के बाद आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या आएगा आपका, ये वेरिफिकेशन हो गई और x, y, z आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, दिस इज़ द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है तभी आपके पास x, y, z की वैल्यूज़ आ रही हैं। नो सोल्यूशन होता तो आपके पास x, y, z की वैल्यूज़ नहीं आती, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता तो x, y, z की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में डिपेंड करती किसी ना किसी कांस्टेंट के ऊपर। ओके, तो वो हम अब नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है टाइप 2 व्हेन कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो ये जब हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, जो डिटर्मिनेंट था वो 40 आया था। 40 जो था नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही थी। ओके, तो अब आप चेक करेंगे कि जो नई मैट्रिक्स मैं अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेके काम कर रही हूँ उसमें जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो अब हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। यूज़ मैट्रिक्स मेथड। अगेन आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जो हमने ऑलरेडी 10th क्लास में किया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो अब उसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हम कंसिस्टेंसी वगैरह भी चेक करते हैं। लेकिन अब हम इस क्लास में हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। ओके, तो हमने नाम क्या दिया है मेथड को, मैट्रिक्स मेथड। तो हमने क्या चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहले हमें मालूम है हमने क्या करना होता है, एक मैट्रिक्स बनानी होती है एक्स वाई के कोफिशिएंट की जिसका नाम हमने ए देना होता है। सेकंड वेरिएबल की बनानी होती है मैट्रिक्स जिसको हमने नाम क्या देना होता है, एक्स। और एक राइट हैंड साइड में जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है उसकी एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको नेम देते हैं हम बी।
तो ये आप याद रखोगे, आपको एग्ज़ाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आपको मालूम है, तो आप प्रॉपर जिस तरह से मैंने क्वेश्चन किया है उसी फॉर्म में आप प्रॉपर अटैम्प्ट करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। स्टेप 1 क्या है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 0। 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या है? एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट, ये जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा है, ये एग्ज़ाम में मत लिखना। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो क्या होता है, या तो आपके पास इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन आता है या कंसिस्टेंट सोल्यूशन आता है। इनकंसिस्टेंट कब आएगा? जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करोगे और आंसर नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, और आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब आता है? जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा? इक्वल्स टू 0 आएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स थी मैंने उसको लिख लिया। उसके बाद क्या किया मैंने? उसके कोफैक्टर्स लिखे हैं, C11, C12, C21, C22। उसके बाद उसकी कोफैक्टर आपको निकालने आते हैं, तो इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हमने क्या करना है, कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनानी है, दैट इज़ एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको मालूम है कैसे होता है। कोफैक्टर एलिमेंट्स आप लिखते हो कोफैक्टर के और उसका ट्रांसपोज ले लेते हो। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आपके पास क्या है? 4 - 2 - 6 3 आफ्टर ट्रांसपोज। देन आपने क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब मैंने किया तो आपके पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या आ रहा है? 8 - 12 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स एडजॉइंट ए इंटू बी जो है वो क्या आ रहा है? नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकन्सिस्टेंट। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब आप एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करते हो और अगर जो मैट्रिक्स आती है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास इनकन्सिस्टेंट होती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? अब आपने इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स खुद भी सॉल्व करने हैं ताकि आपको ये प्रॉपर अच्छे से आ जाए।